So hello everyone, hope you all are doing good. So now जैसे कि हमारी डेट शीट आ चुकी है तो अभी टाइम है रिवीजन का। ठीक है जी, एक एक बार हम सारे टॉपिक्स कर चुके हैं जितने भी ब्रिटिश पोइट्री के हैं, चाहे हमारी फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च है, चाहे आईसीटी है, मतलब सारे ऑलमोस्ट हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। ठीक है जी, सभी सब्जेक्ट्स के ऑफ एमए इंग्लिश आई एम सेइंग, राइट। तो अब क्या है, हमारी डेट शीट कल ही अभी आई है, ठीक है, एंड हमने रिवीजन करनी है अब स्टार्ट। तो मैं क्या करूँगी, आपके लिए कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट्स लेके आऊँगी हर एक यूनिट में से जितने भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपकी क्या होगा, एक्चुअल में रिवीजन हो जाएगी। बिकॉज देखो, आपको समरी पता है, आपको सारी पोएम पता है कि क्या क्या है क्या नहीं है, बट जब भी क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग जो आपके सिलेबस में है वो पॉइंट्स हाईलाइट करके उसी में से क्वेश्चन बन के आते हैं। और उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, उनमें कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, वो मैं आपको बताऊंगी और फटाफट से हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, ताकि टाइम से हमारी बिफोर द एग्जामिनेशन सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट हैं हमारे, फटाफट से हमारी सारी रिवीजन हो जाएगी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक रिवीजन। फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट यूनिट जो है ना हमारी, उसमें 3 टॉपिक्स बनते हैं, राइट। बट आज हम 2 टॉपिक्स करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैं करवाऊंगी। ठीक है, 2 टॉपिक्स आज हम करेंगे। एक तो हमारी जो यूनिट 1 है उसमें है इंट्रोडक्शन टू द एज ऑफ चौसर, जो 10 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एज ऑफ चौसर जो है उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, 10 मार्क्स में डायरेक्ट। अब उसमें लिखना क्या क्या है, देखो, अगर आपको पॉइंट्स से समझ आ गए, अगर वो हाईलाइटिंग पॉइंट्स आपके दिमाग में है ना, तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए मैं ये रिवीजन करवाती हूँ हर बार, चाहे मैं बीएड की हो, एमएड की हो, चाहे एमए की। रिवीजन करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको, देखो, पढ़ आप सब लेते हो, बट जो वो पॉइंट्स है ना हाईलाइटेड, अगर आपके वो माइंड में रह गए, आंसर आप इजीली बना सकते हो, राइट। तो इंट्रोडक्शन टू द एज ऑफ चौसर आज हम करेंगे, जो हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि जो चौसर है, जॉफरी चौसर, उनको हम फादर ऑफ ब्रिटिश पोएट्री क्यों बोलते हैं, ये भी कुछ पॉइंट्स करेंगे, राइट। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू द एज ऑफ चौसर। तो सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्शन दोगे एज ऑफ चौसर में, तो हम सबसे पहले बात करेंगे उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। हमेशा पहले बैकग्राउंड एक्सप्लेन करना है। तो बैकग्राउंड में आप सबसे पहले बताओगे चौसर के बारे में, मतलब हिस्ट्री बतानी है चौसर की, तो आप क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करोगे। चौसर बॉर्न हुए थे लंदन में 1343 एंड उनकी डेथ हुई थी 1400 में। ठीक है, और वो एक लेट मिडल एज से बिलोंग करते थे। उनको फादर ऑफ ब्रिटिश पोइट्री भी बोला जाता था। वो जो एज थी ना, लेट मिडल एज वाली, मिडीवियल पीरियड वाली एज थी, वो एज थी अनरेस्ट और ट्रांजिशन की। अनरेस्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई पीस ना हो, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़, कोई घटना हुई हो। एंड ट्रांजिशन मतलब क्या क्या उसमें चेंजेस आए। तो अब अनरेस्ट और ट्रांजिशन, इनको लेके बात करोगे। अनरेस्ट हम कैसे कह सकते हैं, अनरेस्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उस टाइम पे 2 किंग्स की डेथ हुई थी, एडवर्ड 3 एंड रिचार्ड 2। ठीक है, नाम है दो किंग्स के जिनकी डेथ हुई थी, जिस वजह से इस एज को अनरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, एंड सेकेंड, इस एज में क्या क्या हुआ था। 100 ईयर्स वॉर चली थी, किस किस के बीच में थी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 100 ईयर्स वॉर हुई थी। ठीक है, एक्चुअल में उस टाइम पे इंग्लैंड थे जो, वो किसके अंडर था, एक्चुअल में वो एडवर्ड के अंडर था। एंड जो फ्रांस है वो फिलिप के अंडर था। ठीक है, उनमें क्या थी, वॉर थी। एक्चुअल में वॉर भी नहीं कह सकते, ये कॉन्टिन्यूस वॉर नहीं थी, ये जस्ट एक सिंपल कन्फ्लिक्ट था उनके बीच में। ठीक है, सारा प्रॉपर नोट्स चाहिए तो वो तो मैं ऑलरेडी आपको भेज ही चुकी हूँ, अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे। ये सिर्फ हम हाईलाइटिंग पॉइंट्स में आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपको जब आंसर लिखो तो आपको याद रह जाए। ठीक है, फिर और क्या हुआ था उस पीरियड में, उस एज में ब्लैक डेथ हुई थी, मतलब पैंडमिक आया था। और उस पैंडमिक में राउंड अबाउट 75 to 200 जो मिलियंस जो पीपल्स थे उनकी डेथ हो गई थी, जिस वजह से जो हर एक चीज़ का रेट है बहुत ज़्यादा, उसका दाम जो है ना वेजेस का, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था फॉर द लेबरर्स। ठीक है जी। एंड फोर्थ इज पीजेंट्स रिवोल्ट, जैसे कि जब पैंडमिक आया, 100 ईयर्स वॉर हुई, बहुत लोगों की जानें चली गई, जिस वजह से जो वेजेस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इवन जो पुअर पीपल्स थे उनको भी टैक्स पे करना पड़ रहा था। तो पीजेंट्स ने रिवोल्ट किया था इस चीज़ के अगेंस्ट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अब अनरेस्ट तो हमने बता दिया, अब हम बताएंगे कि ये ट्रांजिशन पीरियड क्यों है।
ठीक है, ऐसे ही आपने पेपर में भी एक्सप्लेन करना है कि इस एज को हम अनरेस्ट बोलते हैं एंड ट्रांजिशन एज बोलते हैं। अनरेस्ट क्यों बोलते हैं, वो 4 चीज़ें आप हाईलाइट करके एज इट इज़ बताओगे पूरा एक्सप्लेन करके। फिर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, ट्रांजिशन मतलब चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आए उस टाइम पे, जो मेन 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। ठीक है, फ्यूडल जो सोसाइटी थी ना वहाँ पे, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 1 इज़ नोबिलिटी, सेकेंड इज़ क्लर्जी एंड थर्ड इज़ कॉमन मैन। नोबिलिटी के अंदर जो है वो नोबल पीपल्स आते थे, जो लॉर्ड्स हो गए, मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो बहुत ही हायर क्लास से बिलोंग करते हैं, वो नोबिलिटी क्लास में आते थे। फिर आते थे क्लर्जी, क्लर्जी मतलब जो चर्च के लिए काम करते थे, मॉन्क्स, नन्स, सारे क्लर्जी क्लास में आते थे। देन कॉमन मैन्स में मर्चेंट्स हो गए, आर्टिशियंस हो गए, वो आते थे। ठीक है, और पीजेंट्स हो गए, ये कॉमन मैन्स में आते थे। आई होप दिस इज क्लियर कि 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। ठीक है, 3 एस्टेट्स अटायर, ये क्वेश्चन भी आता है 10 मार्क्स में, ज़रूर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, बट वो 3rd यूनिट में है तो वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, राइट। देन इस पीरियड में और क्या चेंजेस देखने को मिले थे चौसर को, करप्शन थी चर्च में बहुत ज़्यादा करप्शन थी। जितने भी मॉन्क्स थे, नन्स थे, ठीक है, दे ऑल आर करप्ट। ठीक है, भगवान के नाम पे वो लोगों से पैसे तो इकट्ठे कर लेते थे, बट वो अपनी पॉकेट में डालते थे और भगवान पे एक भी पैसा नहीं लगाते थे। ठीक है, और जो मेन लैंग्वेज थी उस टाइम की कौन सी थी, लैटिन एंड फ्रेंच। और जो चर्च पीपल्स थे, मॉन्क नन्स, वो लैटिन लैंग्वेज बोलते थे, और जो नोबल पीपल्स थे वो फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते थे उस टाइम पे। ये चेंजेस देखने को मिले थे। ठीक है, फिर उसके बाद 4th द रोल ऑफ द पिलग्रिमेज, कि उस टाइम पे जो पिलग्रिमेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता था। जैसे कैंटरबरी टेल्स में बताया गया है कि जितने भी पिलग्रिम्स हैं सारे पिलग्रिमेज पर माथा टेकने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही फेथ है लोगों में। ठीक है, बट फिर भी जो चर्च पीपल्स हैं वो करप्ट हैं और लोगों से पैसे हेरते थे। देन इमर्जेंस ऑफ द मिडिल क्लास, कि जैसे ही जो मतलब रेट है ट्रेड एंड कॉमर्स का इंक्रीज हो गया, वैसे वैसे जो मिडिल क्लास पीपल्स हैं वो भी मतलब वहाँ पे चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। जबकि जो चौसर था वो खुद भी क्या है, इस मर्चेंट क्लास से बिलोंग करते थे, और उन्होंने देखा कि जो रेट है बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ का हाई हो गया था। बिकॉज उस टाइम पे 100 ईयर्स वॉर भी हुई, पैंडमिक भी आया, बहुत लोग मर गए। ठीक है, इनफैक्ट जो पुअर पीपल्स हैं उनको भी टैक्स पे करना पड़ रहा था। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे देखने को मिली। ठीक है, तो ऐसे ही जब क्वेश्चन आएगा आपको एज ऑफ द चौसर एक्सप्लेन करो, तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। अगर आपकी माइंड में ये रह गए ना तो आपको एक्सप्लेन करना बहुत ईजी हो जाएगा पेपर में। ठीक है जी, आई होप ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ये भी 10 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देखो मैं 2 मार्क्स में भी आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी क्वेश्चन, बट ज़्यादा जो मेजर जो ज़रूरी है, अगर आपको 10 मार्क्स में वो क्वेश्चन समझ आ गया तो 2 मार्क्स में लिखना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, राइट। तो आपको हमेशा मतलब बिग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, जितने हो सके अच्छे से, मैं जितना कवर हो सके मैं सब करवाऊँगी। बट द थिंग इज़ कि आपको बस ये पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं, लिख आप खुद दोगे, राइट। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री क्यों बोला जाता था चौसर को, तो फर्स्ट इज उनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे हम, मतलब जो जो आपने लिखना है पेपर में लाइफ। पहले तो अभी वैसे मैं डिस्कस करके हटी हूँ तो थोड़े से हाईलाइटिंग पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। ठीक है, लिख आप अपनी वर्ड्स में दोगे। बॉर्न इन लंडन 1343, डाइड इन 1400, बिलोंग्स टू मर्चेंट ग्रुप, ही वॉज अ सन ऑफ द वाइन मर्चेंट। ठीक है, जो वाइन मर्चेंट थे उनके फादर थे। ठीक है, तो उस फैमिली से वो बिलोंग करते थे। फिर सेकेंड, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था लिटरेचर में। एक्चुअल में क्या था, जितने भी राइटर्स थे ना उस टाइम पे ज़्यादातर वो फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते थे, बट जो चौसर थे ना वो मतलब सबसे अलग थे। उन्होंने कौन सी लैंग्वेज यूज़ की, सॉरी, उस टाइम पे जो जितने भी राइटर्स थे वो फ्रेंच और लैटिन यूज़ करते थे, बट जो ये चौसर थे उन्होंने मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की, मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ की इंस्टेड ऑफ फ्रेंच एंड लैटिन। इसलिए वो सबसे अलग चले, क्योंकि उनकी जो मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज है ना वो लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाती थी, लोग इजीली समझ जाते थे उनके लैंग्वेज को। इतनी वर्नाक्युलर लैंग्वेज थी, इतना ईजी वे में वो लिखते थे कि सबको वो लैंग्वेज क्या है इजीली समझ आ जाती थी। ठीक है, तो
तो ये लिखना है आपने कि उनका लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन है। थर्ड, उनके वर्क्स, उनके मेजर वर्क्स कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, कौन कौन सी स्टोरी लिखी है। सबसे पहले तो उन्होंने कैंटरबरी टेल्स ही लिखी है। कैंटरबरी टेल्स में क्या है, 24 स्टोरीज है टोटल। उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं 120 स्टोरीज लिखूंगा, बट एक्चुअल में ये इच्छा उनकी पूरी नहीं हो सकी बिकॉज तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। एंड उन्होंने कैंटरबरी टेल्स में अबाउट 17,000 लाइन्स लिखी हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको डिस्कस करनी है पेपर में, ताकि सामने वाले एग्जामिनर जो है आपका पेपर चेक करेगा उसको पता हो कि इस पर्सन को पता है स्टोरी के बारे में। ठीक है, एंड द सेकेंड वर्क उनका, और उन्होंने क्या लिखा था, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स लिखे थे। ये थीम था लव एंड चॉइस का। ठीक है, देन कम फोर्थ इज उनका लिटरेरी स्टाइल। ठीक है, ये मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको डिस्कस करने की। उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री क्यों बोलते हैं, पहले तो उनकी लाइफ डिस्कस कर दो, उनके कंट्रीब्यूशन बता दो, फिर उनके वर्क्स बता दो, फिर उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग बताओ, ताकि पता लगे कि ये उनमें स्पेशल चीज़ है और जिस वजह से उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है। लिटरेरी स्टाइल्स मतलब वो मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते थे, वर्नाक्यूलर लैंग्वेज थी, और उन्होंने इंग्लिश पोइट्री को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है जी, ये उनका स्टाइल था लिखने का। फिफ्थ इज़ वही हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो हमने अभी स्टडी किया कि उस टाइम पे डेथ हुई थी 2 किंग्स की। ठीक है, एडवर्ड III एंड रिचार्ड II। 100 ईयर्स वॉर चली थी इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में। ब्लैक डेथ, पैंडमिक, और उस पैंडमिक में अबाउट 75 to 200 मिलियन जो पीपल है वो डाई हो गए थे, मर गए थे, डेथ हो गई। देन कम फोर्थ इज पीजेंट्स रिवोल्ट। ठीक है जी, एंड द लास्ट इज लीगेसी। ठीक है, कि मतलब जो पोएट थे ना ये चौसर, इन्होंने बहुत सारे राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया। बहुत से राइटर्स थे जो इनसे क्या थे, प्रभावित थे, क्योंकि ये बहुत ही इनोवेटिव लैंग्वेज यूज़ करते थे। इनका स्टोरी टेलिंग टेक्निक सबसे अलग था, जिस वजह से सारे राइटर्स इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। राइट, एंड एंड में आप उसको फिर कंक्लूड कर दोगे कि जो चौसर है ना वो एक टाइमलेस फिगर है। टाइमलेस फिगर मतलब कि इतनी देर पहले 1343 में जब वो बॉर्न हुए, उसके बाद उन्होंने मतलब कितनी ही स्टोरीज लिखी। ये कैंटरबरी टेल आज तक देखो 2025 चल रहा है, आज तक उनकी ये जो स्टोरी है वो पढ़ी जाती है। ठीक है, मतलब वो कितने ज़्यादा फेमस है, एक तरह से कितने अच्छे पोएट हैं जिनकी पोएम हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कैंटरबरी टेल मतलब वो टाइमलेस फिगर है हुज वर्क कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड एजुकेट, जिनका वर्क आज भी हमें इंस्पायर करता है और एजुकेट करता है। आई होप दिस इज क्लियर कि ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिख के लेके आई हूँ बिकॉज इट्स जस्ट अ रिविजन। बस ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहले उनकी लाइफ, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, फिर उनके वर्क्स, देन कम देयर लिटरेरी स्टाइल, हिस्टोरिकल कंटेस्ट, लीगेसी, एंड देन आप कंक्लूड कर दोगे। राइट, सो आई होप ये 2 क्वेश्चंस आपको 10 मार्क्स में एज इट इज़ रिवाइज हो गए। ठीक है, तो ये कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं, अपने पास रखिए। ठीक है जी, ताकि आपको याद रहे जिस टाइम आप एग्जाम में जाओ ना, चाहे इतना ही पढ़ के चले जाओ, बस आपको अगर पॉइंट्स याद है तो आप इजीली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। राइट, एंड आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी हो और प्लीज़ आपको लगे कि मैंने इस पे मेहनत की है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रही हो। ठीक है, प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।